डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आज हम लोग 26 जून फर्स्ट शिफ्ट के जेई मेंस के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री का, और उसमें देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह का है। यानी टोटल जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं 25 या 30 क्वेश्चंस, उसमें कितने क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड हैं, कितने क्वेश्चन कैलकुलेशन बेस्ड हैं, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और कितने ट्विस्टेड हैं। तो एक एक करके जरा क्वेश्चन को देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज बेस्ट यूज फॉर स्टैंडर्ड हाफ रिडक्शन। इज ईएमएफ, टी इज टेम्परेचर यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर दिए हुए हैं सभी मेटल का, अलग अलग मेटल का डी बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर गिवन है। और अगर आपको याद हो तो एनसीईआरटी में हम लोगों ने पढ़ा था कि एज डी ई बाई डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर पी डिक्रीजेज, मेटल बेस्ट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड हाफ, मेटल बेस्ट यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड हाफ। तो सबसे कम डी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या है? 10⁻⁻⁴, 2 इंटू 10⁻⁻⁴, 0.2 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड 0.1 इंटू 10⁻⁻⁴। मिनिमम वैल्यू है, इसलिए बेस्ट हाफ के रूप में इसका यूज हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए। If weight of empty glass vessels is 40 gram, okay, if this vessels is filled with a liquid, density दिए हुए है, then the total weight of glass vessel is 135 ग्राम। यानी 40 ग्राम का वेसल था, वो वेसल्स का वजन लिक्विड के भरने के बाद कितना हो गया? 135। तो मास ऑफ लिक्विड तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा, 135 माइनस 40 दैट इज 95 ग्राम। मास ऑफ लिक्विड 95 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड 0.95 ग्राम। यानी कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यानी कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हमको पता चल गया कितना? 95 डिवाइडेड बाई 0.95 मतलब 100 ml। ठीक है। अब कहता है नाउ द एबव एम्प्टी ग्लास वेसल्स, जिसका वॉल्यूम ग्लास वेसल्स का कंटेनर का जो वॉल्यूम था वो लिक्विड के वॉल्यूम के बराबर था। यानी जिस वेसल्स का वॉल्यूम 100 ml था उसमें एक अननोन गैस फिल किया गया और टेम्परेचर प्रेशर दिए हुए। देन टोटल वेट ऑफ द ग्लास वेसल्स इज 40.5 ग्राम। यानी मास ऑफ गैस इज गिवन एंड विच इज इक्वल टू व्हाट? 40 ग्राम का वेसल्स था और गैस फिल्ड वेसल्स का मास हो गया 40.5 ग्राम। यानी मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 0.5 ग्राम। देन द मोलर मास ऑफ फिल्ड अननोन गैस इज। तो सिंपल क्वेश्चन है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड से हमने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, और अब गैस का वॉल्यूम भी इतना ही है, गैस कंटेनर में फिल्ड है जो कंप्लीटली फिल करेगा। तो अब हम लोग इक्वेशन लगाएंगे, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, आइडियल गैस इक्वेशन। आर का वैल्यू दिए हुए है आपको, तो P इंटू वी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू व्हाट? मास बाई मोलर मास, आर टी। जिसमें देखिए प्रेशर दिए हुए हैं, वॉल्यूम दिए हुए हैं, मास दिए हुए हैं, आर दिए हुए, टेम्परेचर दिए हुए, मोलर मास कैलकुलेट करना है। और वैल्यू काफ़ी सिंपल हैं, इजिली कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन जरा देखिए आप लोग। इफ 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस इज एडजॉर्ब्ड ऑन 2.5 ग्राम ऑफ प्लेटिनम at 1 bar 300 Kelvin, 1 bar 300 Kelvin, what is the volume of H2 gas absorbed on 1 gram of platinum? यह 2.5 ग्राम प्लेटिनम पर हाइड्रोजन गैस जो था वह कितना एडजॉर्ब हुआ वो दिए हुए। तो वॉल्यूम ऑफ गैस कैसे निकालिएगा? वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब कितना होगा? एन आर टी बाई पी। और कितना गैस एडजॉर्ब हुआ? 2 ग्राम। दो हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2। तो 2/2 1 इंटू आर 0.082। यहाँ क्वेश्चन में दिया है तो 3 आप ले लीजिए। इंटू टेम्परेचर है आपका कितना? 300 केल्विन। और प्रेशर कितना है? 1 बार। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ गैस हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब कितना होगा? 8 3 24 और 3 3 9, 24.9।
तो 24.5 लीटर एडजॉर्ब हुआ आपके कितना 2.5 ग्राम प्लेटिनम सरफेस पर। तो 1 ग्राम प्लेटिनम सरफेस पर कितना गैस एडजॉर्ब होगा 24.9 डिवाइडेड बाई 2.5। फिर से समझिए, सबसे पहले हमने वॉल्यूम ऑफ गैस एडजॉर्ब निकाला, गैस का मास दिए हुए था, मास से नंबर ऑफ मोल निकाला, उसके बाद प्रेशर दिए हुए, टेम्परेचर दिए हुए, वॉल्यूम हमने निकाला, और उस वॉल्यूम को कितने पर एडजॉर्ब था 2.5 ग्राम प्लेटिनम पर एडजॉर्ब था, और हमको निकालना था कि 1 ग्राम प्लेटिनम पर कितना हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब होगा। जस्ट यूनिटी मेथड को हम लोगों ने अप्लाई किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ थर्ड एंड फोर्थ बोर ऑर्बिट। देखिए, रेडियस का सिंपल फॉर्मूला आप लोगों को पता है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट इज इक्वल टू n स्क्वायर 0.529 एंगस्ट्रम। तो रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट बाई रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट करेंगे तो n थर्ड ऑर्बिट, n की जगह पर 3 रखिए, तो 3 का स्क्वायर 9 बाई 4 का स्क्वायर 16, 9:16, करेक्ट ऑप्शन। ये सब क्वेश्चन क्या है कि देखते ही आप बना सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन का जरूरत नहीं, अगर फॉर्मूला याद है तुरंत बना लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, टू एलिमेंट ए बी अंडरगोज इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेपरेटली, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेपरेटली, ठीक है, इफ इनिशियल कंसंट्रेशंस आर इक्वल एंड देयर हाफ लाइफ्स आर, हाफ लाइफ दोनों गैसेस के दिए हुए, दोनों के हाफ लाइफ से हम लोग इसका रेट कांस्टेंट के निकाल सकते हैं। रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ, या टी हाफ इज इक्वल टू हम लोग कर लिख सकते हैं 0.693 बाई के। एट व्हाट टाइम इन सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ वेव ए विल बी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ बी। तो देखिए, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए जो है वो कह रहा है कि कब 4 टाइम्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बी होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन के लिए अगर इक्वेशन हम लोग लिखें तो ए नॉट ई पर पावर माइनस के ए टी बराबर क्या होना चाहिए 4 बी नॉट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी, ई पर पावर माइनस के बी टी। इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन सेम था, यानी ए नॉट और बी नॉट क्या थे, सेम। तो यहां से अगर इक्वेट करेंगे तो माइनस के ए टी विल बी इक्वल टू log 4 माइनस के बी टी। के बी जो है वह रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्टेंट बी, ठीक है। अब t इज इक्वल टू यहां से वैल्यू हम पुट करके निकाल लेंगे, t इज इक्वल टू व्हाट, t इंटू यहां से देखिए तो t इंटू के बी माइनस के ए विल बी इक्वल टू 2 log 2, और log 2 का वैल्यू कितना होगा 0.2, log 2 का वैल्यू कितना 0.693। तो इस वैल्यू को पुट करके हम लोग टी का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए, के भी पता है, के पता है, के बराबर ए का हाफ लाइफ नहीं रखना है, के बी जिस समय निकालना है उस समय क्या करेंगे, के बी इज इक्वल टू 0.693 बाई टी हाफ ऑफ बी, और दोनों के वैल्यू को यहाँ पुट करके टी का वैल्यू निकालना है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन। अगला, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन व्हेन 50 ml 0.1 m, 50 ml 0.1 m का मतलब कि 5 मिलीमोल, मतलब 5 मिलीमोल आपका एसिटिक एसिड इज टाइट्रेटेड विथ 25 ml 0.1 m, यानी 25 मिलीमोल 2.5 मिलीमोल ऑफ NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, और pK वैल्यू गिवन है। तो देखिए, तो जब एसिटिक एसिड को रिएक्ट कराएंगे सोडियम एसीटेट के साथ, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट, एसिड प्लस बेस, सॉल्ट प्लस वाटर।
इनिशियली इसका कंसंट्रेशन 5 मिलीमोल है और इसका कंसंट्रेशन 2.5 मिलीमोल है। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या रहा होगा? 0। अब जब रिएक्शन हुआ होगा 1:1 का स्टोकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो जब यह पूरा पूरा रिएक्ट कर गया होगा उस समय कितना बच जाएगा? 2.5 मिलीमोल। और यह बनेगा कितना? 2.5 मिलीमोल। अब देखिए कैलकुलेशन का कुछ जरूरत ही नहीं। वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट है और दोनों का कंसंट्रेशन क्या है सॉल्यूशन में? इक्वल। यानी कि यह बफर सॉल्यूशन हो गया, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। और बफर सॉल्यूशन का पीएच किसके बराबर होता है? पीके वैल्यू के बराबर। यानी पीएच विल बी इक्वल टू 4.76। नियरेस्ट डिजिट तक राउंड करना है, यानी पीएच 5। यानी कोई कैलकुलेशन ही नहीं करना था। जैसे ही आप इनिशियल कंसंट्रेशन आपने लिखा और फाइनल कंसंट्रेशन जैसे ही आपने लिखा, एक क्लू मिला कि जितना वीक एसिड का कंसंट्रेशन है उतना ही वीक एसिड के सॉल्ट का कंसंट्रेशन है। और वैसे ही हम समझ गए कि द सॉल्यूशन इज बफर। और बफर सॉल्यूशन क्या होता है? रेसिस्टेंट टुवर्ड्स पीएच चेंज। तो इस क्वेश्चन को आप लोग देख रहे हैं, एकदम बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है, कोई कैलकुलेशन नहीं करना है। अगला क्वेश्चन देखिए। If freezing point of 0.5% weight by weight percent KCl aqueous, मोलर मास दिए हुए 74.5 ग्राम, इज इतना, फाइंड द परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन ऑफ KCl। बड़ा सिंपल है। देखिए तो पहले तो हम लोग निकालेंगे डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम। आई वांट ऑफ फैक्टर है, डेल्टा TF दिए हुए, KF दिए हुए, मोलालिटी दिए हुए, तो आई का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। और इस आई के वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आई इज इक्वल टू व्हाट? हम लोग फॉर्मूला है 1 प्लस n-1 अल्फा। ठीक है। आई का वैल्यू जब यहां से रखेंगे तो n का वैल्यू दिया हुआ है, KCl है। तो KCl जब डिसोसिएट करेगा तो 1 मोल K प्लस और 1 मोल Cl माइनस आएगा। यानी n का वैल्यू 2 रखेंगे, आई का कैलकुलेटेड वैल्यू रखेंगे, अल्फा कैलकुलेट हो जाएगा। यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इजली कैलकुलेटेड। अगला क्वेश्चन। ए कंटेनर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम filled with an ideal gas which has Cp by Cv is equal to 1.4 moving with velocity v, then suddenly stopped. In this process no heat is lost or absorbed, मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस था। फाइनल इंक्रीज इन टेम्परेचर, मोलर मास इज, यानी नो हीट एंड इज लॉस्ट और गेन, लेकिन जो वेलोसिटी चेंज हुआ उसके चलते। तो देखिए तो सबसे पहले तो इसमें हम लोग दो चीज निकालेंगे। एक हम लोगों के पास इक्वेशन है कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एन सी भी आर टी, और दूसरा हम लोगों के पास इक्वेशन है कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होगा वह वेलोसिटी के चेंज के चलते हो रहा है, यानी mv²। हीट एनर्जी नाइदर एब्जॉर्ब नॉर इमिटेड। और यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा यू इज इक्वल टू हाफ mv², विच इज इक्वल टू डेल्टा एन, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैस कितना है, विथ एन आइडियल गैस इतना मूविंग विथ वेलोसिटी भी। हाँ, तो नंबर ऑफ मोल, चेंज इन नंबर ऑफ मोल गैसेस का फिक्स्ड वॉल्यूम है आइडियल गैस का, तो 1 रखेंगे इसको। यानी कि 1 इंटू 5/2 आर टी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो यहाँ से इक्वेशन हम लोग वैल्यू पुट करके निकालेंगे तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा? mv²/5r, mv²/5r, यानी करेक्ट ऑप्शन फोर्थ। अगला जरा देखिए। कंसीडर कंप्लीट कंबशन ऑफ CH3OH, ये इक्वेशन गिवन है। इफ द हीट ऑफ रिएक्शन इज मेजर्ड एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इन बॉम्ब कैलोरीमीटर इज फाउंड टू बी 786 किलो जूल। जस्ट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जी, याद आ रहा होगा आप लोगों को। 760 किलो जूल, यानी डेल्टा यू गिवन
इफ द हीट ऑफ कंबशन ऑफ above रिएक्शन इज -x किलोजूल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखो तो बड़ा सिंपल है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, और यहां से डेल्टा एन जी आर टी क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस ऑफ रिएक्टेड। तो 1 माइनस 3/2 यानी माइनस हाफ। आर का वैल्यू पता है, टेम्परेचर गिवन है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, डेल्टा यू भी गिवन है, डेल्टा एच का वैल्यू निकालना है। अगला क्वेश्चन, पर डाई सल्फेट है, उसका इलेक्ट्रोलिसिस किया है, एक कंपाउंड बना ए। पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का जब इलेक्ट्रोलिसिस किया तो एक कंपाउंड ए जो बना होगा वह क्या बना होगा, H2O2। व्हाट इज द डाइहेड्रल एंगल, हाँ तो ओपन बुक स्ट्रक्चर, यानी डाइहेड्रल एंगल क्या होगा 90 डिग्री, 90.2, सिंपल मेमोरी बेस्ड। अगला क्वेश्चन, गिवन 3 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड PtCl4 2HCl, NiH2O6 Cl2, COCl3NH3 whole 4, out of this one compound excess of AgNO3 gives 2 मोल ऑफ क्लोराइड। तो 2 मोल क्लोराइड तो यही देगा जिसमें क्लोरीन कॉम्प्लेक्स के क्या होगा, बाहर होगा। जो क्लोरीन कॉम्प्लेक्स स्फीयर का पार्ट होगा दे विल नॉट आयोनाइज एंड गिव्स 2 मोल ऑफ AgCl3 का मतलब कंपाउंड है, और ऑक्टाहेड्रल भी कह रहा है मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ठीक है, डिटरमाइन स्पिन ओनली मैग्नेटिक। तो इस कंपाउंड में निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +2, यानी कि D2 सिस्टम है, 3D2। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, √n इंटू n+2, जहां पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कितना √2 इंटू 2+2, यानी √8। ठीक है, बड़ा सिंपल। अगला क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन एलिमेंट इज। इसमें देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, फैक्चुअल। सबसे ज्यादा बेरिलियम का होगा स्मॉलेस्ट साइज के चलते, उस बेरिलियम के बाद फिर आपका किसका होगा, स्ट्रोंसियम का, उसके बाद फिर किसका होगा, कैल्शियम का। ठीक है, और सबसे कम बेरियम का, मैग्नीशियम का। ठीक है, सेकेंड लो एनोमैलीज, सेकेंड रो एनोमैलीज। तो बेरिलियम का सबसे ज्यादा Be का, उसके बाद कैल्शियम, बेरियम, मैग्नीशियम, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। सबसे ज्यादा बेरिलियम का, उसके बाद घटेगा और फिर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। एक बार इंक्रीज, एक बार डिक्रीज। एक बार बेरिलियम के बाद जैसे ही आप बेरिलियम से मैग्नीशियम जाएंगे घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, बढ़ेगा, फिर मिडिल रो एनोमैली घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो दिस इज द ट्रेंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अगला क्वेश्चन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड इज, इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। देखो बड़ा सिंपल है, सभी ऑक्सीजन के स्पीसीज हैं तो सबसे पहले ऑक्सीजन का हम लोग लिख देंगे ऑर्बिटल, मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, O2 का इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन कितना 16। तो क्या लिखेंगे, σ1s2, σ1s*2, σ2s2, σ2s*2, σ2py2, π2py1 एंड π2pz1। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। उसके बाद π*2py1 एंड π*2pz1। ऑक्सीजन का हमने लिखा। अब बॉन्ड ऑर्डर जब ऑक्सीजन का निकालोगे तो कितना होगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग बाई 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 4, 4 और 2 6, 6 2 8, 8 और 2 10। एंटी बॉन्डिंग कितने हैं, 2 और 2 4, 4 एंड 2 6 बाई 2, यानी 4/2, बॉन्ड ऑर्डर 2 आ गया। अब कहता है कि जब O2 में -1 अगर कर रहे हैं तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यानी बॉन्ड को ब्रेक करेगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे
तो बॉन्ड ऑर्डर और आधा घट जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1। अगर O2+1 ले रहे हैं यानी इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन का रिमूव करना मतलब उस इलेक्ट्रॉन को आप रिमूव कर रहे थे जो बने हुए बॉन्ड को डिस्ट्रक्ट कर रहा था, तो बॉन्ड ऑर्डर अगेन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यानी O2+ का कितना हो जाएगा, 2.5। तो हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर O2+ का, तब O2 का, और उसके बाद O2- और सबसे कम -2 का। तो O2+ सबसे ज्यादा और O2- सबसे कम, थर्ड ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉलोइंग: हेलियम, इंडियम, गैलियम, अल्युमिनियम। देखो बड़ा सिंपल है, हम लोग पढ़े थे इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या पढ़े थे, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब S के इलेक्ट्रॉन P में, अगर S2 का इलेक्ट्रॉन P में अगर जंप करेगा, तब तो वैलेंसी 13th पीरियड एलिमेंट का क्या हो जाएगा, 3। और जैसे जैसे नीचे जाएंगे S और P के बीच में D सबसेल और F सबसेल के आने के चलते जंपिंग मुश्किल होगा। और वैसे स्थिति में जो 3s2 है उसका अनपेयरिंग नहीं होगा, दे विल नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो वैसे स्थिति में सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, वैलेंसी 1 रहेगा। तो एल्युमिनियम में तो जंपिंग होगा, +3 मोस्ट स्टेबल। उसके बाद एल्युमिनियम के बाद गैलियम में भी जंपिंग होगा, +3 मोस्ट स्टेबल। लेकिन इंडियम में +1 और +3 दोनों स्टेबल, और थैलियम में सिर्फ +1 स्टेबल। यानी सबसे ज्यादा +1 स्टेबल किसका होगा, हेलियम का, तब इंडियम का, तब गैलियम, और तब एल्युमिनियम। जैसे जैसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट घटेगा, और जैसे जैसे नीचे आएंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा। यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी बढ़ेगा, जितना जंपिंग मुश्किल होगा +1 में उसके पाए जाने की संभावना उतनी अधिक होगी। यानी सबसे ज्यादा थैलियम का, देखिए यही ना है, बोरॉन, अल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम सेकेंड पीरियड एलिमेंट है, एनोमैलस बिहेवियर, इसको हटा दीजिए। तो सबसे ज्यादा थैलियम का, तब इंडियम का, तब गैलियम, तब एल्युमिनियम। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। देखिए एक ही ग्रुप के अगर किसी हाइड्राइड का, हैलाइड का या ऑक्साइड का अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखना होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, मोलर मास का। तो उस हिसाब से वाटर H2 ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर के हाइड्राइड का, उससे ज्यादा सेलुरियम के हाइड्राइड का, उससे ज्यादा टेलुरियम के हाइड्राइड का, सभी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, H2S, H2AC, H2T। तो जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे बढ़ना चाहिए। लेकिन वाटर में इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जरा ध्यान दीजिएगा जी। और इस इंटरमोलेक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे, सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा H2O, तब H2T, तब H2AC, और सबसे कम H2S। तो सबसे ज्यादा H2 और सबसे कम H2S। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे देखिए, स्टेटमेंट 1 है, लिंगन डायग्राम मेटल ऑक्साइड हैविंग हायर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज मोर स्टेबल। नहीं, लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज मोर स्टेबल। लोअर वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इज मोर स्टेबल, यानी स्टेटमेंट 1 जो है वो फॉल्स है। स्टेटमेंट 1 आपका क्या हो गया, फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट 2, इन लिंगम डायग्राम लोअर मेटल रिड्यूसेस अपर मेटल फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। हाँ ठीक है, लोअर मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, अपर को कर देगा रिड्यूस। यानी फर्स्ट फॉल्स और सेकंड ट्रू, ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमंग V2O3, इसमें देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होने के चलते ये सभी ऑक्साइड है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट फॉर मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, यानी कि V2O3, V2O4, V2O5। तो मोस्ट बेसिक क्या होगा, +3 स्टेट में, यानी कि V2O3 यानी V+3 मोस्ट बेसिक है। अब V+3 में इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, 3d2 होगा, यानी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैग्नेटिक मोमेंटम √8,
अभी जस्ट पहले हम लोग निकाले थे, यानी कि 2.87 बोर मैग्नेटॉन, 2.87 बोर मैग्नेटॉन, उतना ही निकालना ही था। ठीक है, राउंडिंग ऑफ नहीं करना है। Among the following, which can react with alkali gives an oxo acid which do not contain pH bond? तो देखिए क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। रेड फॉस्फोरस को जब हम लोग रिएक्ट कराते हैं अल्कली के साथ, जब रेड फॉस्फोरस को हम लोग अल्कली के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा जो कंपाउंड बनता है वह क्या बनता है? H4P2O6, H4P2O6। और इसमें फॉस्फोरस के साथ 2 OH बॉन्ड, फॉस्फोरस के साथ 2 OH बॉन्ड, यहाँ पर P डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर P डबल बॉन्ड हो, और ये दोनों आपस में जुड़ा हुआ है। तो देखिए, तो कहीं डायरेक्ट OH है क्या? सभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से हैं, यानी टेट्रा बेसिक एसिड होगा, यानी डायरेक्ट लिंकेज नहीं है, यानी नो कंटेन पीएच बॉन्ड, तो रेड फॉस्फोरस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग टेस्ट ऑफ NO3 माइनस रेडिकल। ए नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड, बनाएगा NO3 माइनस। ब्राउन रिंग ऑब्टेन्ड इन ब्राउन रिंग एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड, हाँ ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। और ब्राउन रिंग में क्या होता है? आयरन का नाइट्रेट NO बन जाता है। ठीक है, व्हेन कंसंट्रेटेड H2SO4 इज एडेड टू नाइट्रेट सॉल्ट वेरी लाइट ब्राउन फ्यूम्स, नहीं है, गलत है, रेड ब्राउन रेड फ्यूम्स देता है, यानी फोर्थ वन इज करेक्ट। जब इसको H2SO4 के साथ नाइट्रेट को रिएक्ट कराएंगे तो NO2 माइनस बनेगा, और जिसका कलर क्या होगा? रेड, जिसका कलर क्या होगा? रेडिश ब्राउन। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सॉल्ट एनालिसिस का है। आगे देखिए, बेस प्रेजेंट इन RNA न्यूक्लियोटाइड नॉट इन DNA देन नंबर ऑफ इतना। हाँ, तो बेस प्रेजेंट क्या होता है? यूरासिल, और यूरासिल में कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 2 ऑक्सीजन। इसमें तो कुछ करना ही नहीं यार, इसमें तो सिंपली नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम आपको पूछ रहा है, यूरासिल का स्ट्रक्चर अगर याद है तो भी बना देंगे, नहीं तो दिए हुए ही है। चलिए, यूरासिल प्रेजेंट ओनली इन RNA नॉट इन DNA। ठीक है, विच ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर डेक्रॉन, एडिशन पॉलीमर टेफ्लॉन, नाइलॉन फाइबर। हाँ, बूना एस जो है वो होमोपॉलीमर नहीं है, बूना एस इज कोपॉलीमर। ठीक है, बूना एस इज कोपॉलीमर, बूना एस कोपॉलीमर है, यानी विच ऑफ गिवन कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? तो बाकी तीनों करेक्ट हैं। ठीक है, यानी बी, सी और डी, बी, सी और डी, नॉट ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी बेस्ड है, सिंपल, इसमें कुछ नहीं लगाना है दिमाग। पोलर क्लाउड इज स्ट्रेटोस्फीयर हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हिच मॉलिक्यूल? क्लोरीन और ClO, और यही ओजोन लेयर डिप्लीशन का कारण बनता है। तो ये तो आपको याद होगा, O3 को O रेडिकल में डिप्लीट कर देता है, और जिसके चलते ओजोन क्या हो जाता है? एक रेडिकल का फॉर्मेशन करके ऑक्सीजन में डिप्लीट, फिर वो रेडिकल दूसरे ओजोन को डिप्लीट किया, फिर रेडिकल बनेगा, फिर तीसरे को, चौथे को, एंड ए चेन रिएक्शन स्टार्टेड, ए चेन रिएक्शन स्टार्टेड, यानी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ClO स्टार्टेड ए चेन रिएक्शन ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन, यानी बहुत स्मॉल अमाउंट भी काफी हम लोगों के लिए क्या है? हैजार्डस है। Which of the following leads to the secretion of pepsin in stomach? हिस्टामिन, ये तो याद जस्ट करना है आप लोगों को। 0.3 ग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, 0.3 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन कंबशन गिव्स 0.2 ग्राम ऑफ CO2। तो देखो, तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 निकालेंगे, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 कितना हो गया? 0.2/44, और यह एक मोल में है, एक मोल में कार्बन कितना है? 12, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन,
और यहाँ से अगर मास ऑफ कार्बन निकालना होगा तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इनटू एटॉमिक मास, मोलर मास 12, यानी 0.2/44 इंटू 12, देन द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कंपाउंड। तो मास ऑफ कार्बन निकल गया और टोटल मास कितना है 0.3 ग्राम। तो 0.3 ग्राम में x, तो 100 ग्राम में कितना, वही परसेंटेज होगा, यूनिटरी मेथड अप्लाई करना है। स्टेटमेंट 1 इन Lessig-Nett test organic compound with both nitrogen and sulfur respond to the test of HCN। स्टेटमेंट 1 ठीक है, is taken in excess, it destroyed HCN and formed Na2S and NaCN। ठीक है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट और स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट, यानी बोथ इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से हमने सभी 25th क्वेश्चन को देखा। अब आगे आप लोग देखेंगे 26 जून के सेकेंड फेज का। तब तक आप लोगों को करना है, अगर कोई एग्जामिनी है तब तो सिर्फ लास्ट में क्या करना है कि अगर 1 दिन 2 दिन का समय है तो एक बात आप लोग ध्यान दीजिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायोमोलिकुल्स और पॉलीमर से हर शिफ्ट में एक एक 2-2 क्वेश्चन आ रहा है जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। पहले इस तीनों चैप्टर को मिलाकर के एक आध क्वेश्चन आता था, इस बार 5-6 क्वेश्चन आ रहा है जिसको आप 2-4 घंटे में कर सकते हैं ओवरनाइट। तो अगर कोई एग्जामिनी देख रहे हैं इस वीडियो को तो आप लोग लास्ट के 3 चैप्टर को जरूर पढ़ें, जिसको कि आप लेस इंपॉर्टेंट समझ करके